नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि गुप्ता जी हैं। रवि जी, कल 30 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने, तो वहां मौके पे थे, इनकी पूरी टीम थी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम में। कल आप ने बाकायदा न्यूज कवर किया माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या दौरे का। आपको क्या माहौल लगा कि 2023 से पहले की अयोध्या क्या थी और 2023 और कल हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, वो अयोध्या आपको कैसी दिखी? नहीं करमवीर, जिसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। जो प्लान सरकार लेकर चल रही है उसका, और अयोध्या एक अवध क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है। वहाँ से राजधानी का मुख्यालय और पूर्वांचल का एक बीचों बीच स्थित वो प्रदेश है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसकी जो व्याख्या वो बढ़ी है, लेकिन केवल रामनगरी का कायाकल्प या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले देना, वंदे भारत चला देना। अभी जो कल वंदे भारत हम लोग गए थे, कवर कर रहे थे, अभी देखा जाए तो ट्रेनों का जो वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेनें चलाई गई, लेकिन अभी भी स्टेशन पर, अयोध्या धाम स्टेशन पर बहुत सारा काम बाकी है। और यही हाल वहाँ के लोगों ने कुछ बताया कि रामनगरी के जो क्षेत्र है वहाँ भी काफ़ी सारा काम बाकी है। हालांकि ठीक है, सरकारें हैं, सत्ता है, जिसका जैसा अपना है वो उस तरीके से उन चीज़ों को भुनाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार की अगुवाई में और सूबे में जो है योगी सरकार के जो है सामूहिक नेतृत्व से लोगों से ये जो राम मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था, जो काटा था, वो न्यायालय ने बहुत ही तरीके से अपना उसको कर लिया और सारी चीज़ें निपट गई। ये युग का बहुत बड़ा कहा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक वहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं उठेगा, जो ऊंचा होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की क्रय क्षमता अभी भी बहुत बड़ी नहीं है और वहाँ पर अभी भी उद्योग से जुड़ा कोई व्यवसाय इस तरीके से अगल बगल नहीं है। लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर भिक्षावृत्ति पर बहुत आधारित हैं। हट्टे कट्टे लोग हमने देखा वहाँ पर, सरजू तट पर देखिए आप, और अगल बगल देखिए मंदिरों में मठ मठाधीश की वहाँ ज़्यादा चलती है। और ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि वहाँ के केवल प्रसाद बेचकर या ऐसा कुछ करके वहाँ लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पुराने पैतृक संपत्तियाँ लोगों की पड़ी हैं। बड़े बड़े जो मठ मठाधीश या जो भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो बहुत बड़े बड़े मंदिर वो बना के, अयोध्या में कम से कम देखा जाए 2-2,500 मंदिर हैं। तो सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को भी सरकार और स्थानीय प्रशासन को देखना होगा और इस तरीके से कायाकल्प के राम मंदिर के साथ साथ उस राम नगरी में रहने वाले लोगों को भी एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसके लिए लघु उद्योग व्यवसाय, उनके हाथों को काम देना होगा, तभी जाकर मुझे लग रहा है कि एक सामूहिक कायाकल्प अयोध्या का हो पाएगा। जैसा कि मोदी सरकार और योगी सरकार भी कह रही है कि नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या बनाई जा रही है। अयोध्या में एक समस्या सबसे बड़ी है कि वहाँ पे अतिक्रमण था, हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास था, कुछ तोड़े गए वहाँ पे लोगों को, कुछ मुआवजा भी दिया गया। उसमें कुछ स्थानीय लोगों की एक शिकायत रही कि मुआवजा नहीं मिला। वो क्या मामला है पूरा, जरा थोड़ा सा संक्षेप में समझो। दरअसल हनुमानगढ़ी जहाँ का करमवीर जी जो क्षेत्र है, वो बीच अयोध्या का मेन मार्केट है। वो क्षेत्र हम गए हैं, हम लोग कई बार वहाँ आना जाना हम लोग का रहा है। राम मंदिर थोड़ा सा उससे आगे जाकर है। राम मंदिर का पूरा क्षेत्र है वो काफ़ी जो भव्य वहाँ का सारा वो है। लेकिन मेन मार्केट जो अब हनुमानगढ़ी की बात कर रहे हैं, पूरा आसपास जो पूरा बाजार हाट है, वहाँ पर जो अभी अतिक्रमण के या हटाने को नाम को लेकर ठीक है, सड़कों को चौड़ीकरण किया गया, ई रिक्शा का एक नया मार्ग विकल्प तलाशा गया, तमाम पर प्रसाद की दुकानें छोटी मोटी वो सब, और तमाम सैकड़ों दुकानें आधी टूटी पूरी टूटी। मुआवजा राशि के लिए भी शासनादेश जारी हुआ, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर करीब आधे ऐसे लोग, करीब हमको लग रहा है सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर पैतृक व्यवसाय करते थे, बहुत पहले से रोजगार करते थे। अभी तुलसी उद्यान वाटिका वहाँ बहुत प्रमुख स्थल है। वहीं के आसपास के कुछ दुकानदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने दबे जुबां यही कहा कि वो 50 साल से यहाँ पर कामकाज, छोटी मोटी चीज़, होटल, धर्मशाला, ये फल फूल की दुकानें और इस तरीके से ढाबा, होटल, ये सब चला रहे थे। लेकिन जब दुकानें आधा टूट गई, आधा टूटने के बाद अभी भी उनको कोई ना मुआवजा मिला, और जो पैतृक उनके जो मालिक हैं अब उनको रोकते हैं। इसके लिए कैंप भी लगा कि नहीं, मुआवजा ऐसे लोगों को दिलाया जाएगा, उनको फिर से बसाया जाएगा। तो अभी ये संख्या बहुत बड़ी है। तो जो स्थानीय जो दिक्कतें हैं, प्रशासन को खुले हाथ थोड़ा छोड़कर देना होगा, और वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के डीएम, वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ का नगरीय प्रशासन सामूहिक रूप से जब उन समस्याओं को उठाकर काम करना ज़मीनी स्तर पर शुरू करेगा, तब जाके वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और जब वहाँ के बाज़ार हाट, जब वहाँ के लोग संतुष्ट होंगे, जब वहाँ पे बाज़ारों का लोगों का आवागमन होगा, ख़रीदारी होगी, तो लोगों की क्रय क्षमता बेशक तौर पर बढ़ेगी। और जब वह बढ़ेगी तो कहते हैं कि
पैसा पैसे को खींचता है, तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अयोध्या का फिर एक दीर्घकालिक विकास होगा, वाकई में वास्तविक रूप से एक कायाकल्प होगा। जैसा कि मोदी सरकार, योगी सरकार कह रही है कि अयोध्या को विश्व पटल पर विकसित किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में आने वाले सालों में आप अयोध्या को किस नज़रिए से देखते हैं? और उसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अयोध्या से ज़्यादातर जो सांसद और विधायक होते हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य सरकार में भागीदारी नहीं मिलती। उसके पीछे एक लोगों का ये सोच है कि सीधे केंद्र या राज्य सरकार सीधे दखल रखना चाहती है अयोध्या में, इसलिए अयोध्या से जल्दी वो बनाती नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल बड़ा आपका अच्छा, ये बहुत ही मतलब दबा हुआ प्रश्न है। बार बार पिछली बार भी कुछ चर्चाओं में हमने इस पे बात की और वहाँ के लोगों के मन में बात की, तमाम जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं, उनके मन में ये और उनके साथियों के, पार्टी कार्यकर्ताओं के हाल ये है कि वहाँ से लगातार विधायक अयोध्या से भी इन्हीं की पार्टी के चुने जा रहे हैं। पिछली बार कई बार से सांसद भी उनके हैं, लल्लू सिंह हैं, जो भी हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी तो वह स्थानीय, क्योंकि वह स्थानीय जनपद वासियों, स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधियों का जो काम होता है सत्ता शासन सरकार में कि वह वहाँ की समस्याओं को, मूल रूप जो समस्या जो अभी आप लोगों ने हमने जिक्र किया, उन समस्याओं को उठाते और अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे केंद्र स्तर पर, चाहे कैबिनेट स्तर पर, चाहे स्वतंत्र प्रभार स्तर पर, तो वो कहीं बहुत ढंग से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से जो है सरकार का जो मुखिया होता उसको उससे अवगत कराते और फिर ये समस्याएं मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर और वहाँ के आर्थिक जो चक्र है वह सुचारू रूप से चलता। और एक इसमें बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के लिए पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कहा जाता है कि अयोध्या, उसके बाद काशी, फिर मथुरा, कहने को तीनों एक ये धार्मिक नगरी हैं उत्तर प्रदेश की और ये सरकार के एजेंडे में है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या में जो एक सबसे बड़ा अंतर जो महसूस करता हूँ मैं, काशी जो है सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी होने के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी भी है। वहाँ की बनारसी साड़ी बहुत बड़ा उद्योग वहाँ पे काम करता है। बगल में ही भदोही है, वहाँ के कालीन व्यवसाय जर्मनी, लंदन, रूस कहाँ जाते हैं। और उसके अलावा अगर वहाँ एक बेचू जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तर पर है, वहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। अब मथुरा की बात करें तो मथुरा में वहाँ जो है खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और मथुरा एक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से वह दिल्ली से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो ऐसे में वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम लोगों का है, ज़मीन स्तर, ज़मीनों का बड़ा कारोबार वहाँ पर है, तो वहाँ भी आर्थिक दिक्कतें इतनी नहीं है। लेकिन अगर हम इस अयोध्या की बात करें, अवध क्षेत्र में बात करें, तो ये सरजू का बड़ा पटा हुआ क्षेत्र, तराई क्षेत्र है। सरजू एक ऐसी नदी उत्तर प्रदेश में है जो बहुत भीषण तरीके से, व्यापक रूप से एक समय ऐसा आता है कि पूरा बाढ़ आ जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो वहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत ढंग से नहीं हो पाती। कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पर गन्ना का बहुत विकसित क्षेत्र है और ऐसे में जो वहाँ न तो कोई वहाँ औद्योगिक इकाई है, न इस तरह का कोई लघु ऐसा कोई कारोबार है कि जैसे वहाँ के लोगों को, हाथ को, युवाओं को काम मिल सके। और सुनने में तो यह भी आता है कि नए घाट पर वहाँ जाइए, अयोध्या पर जाइए, आसपास जाइए, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ भिक्षावृत्ति जो एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ का लोगों का कहना है लोग बाहर से आते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े संख्या में कंबल, अनाज पानी बांटते हैं। तो ऐसे में जब उनको बैठे बिठाए हर चीज़ें मिलती हैं तो भिक्षावृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए समस्या है। तो सारे धार्मिक बातों को, सारे सांस्कृतिक बातों को अलग रखते हुए ज़मीनी लेवल पर इन भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों को वहाँ से अलग करना होगा, उनकी मानसिकता को पोषित करना होगा कि सकारात्मक जीवन के जीने के लिए काम करना ज़रूरी है। भगवान राम अगर 22 जनवरी को अगर वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वहाँ पर वह साकार हो रहे हैं, अगर हम भाजपा की बात करें, मोदी योगी की बात करें, खुद प्रधानमंत्री होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए ये लोग दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, दौरे पे दौरे। तो काम एक जीवन का हिस्सा है। प्रभु राम ने भी ऐसे ही सत्ता सिंहासन हासिल नहीं किया, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम प्रभु नहीं कहेंगे, उन्होंने एक पुरुष अवतार लिया और 12 कलाओं से निपुण थे। तो उन्होंने पुरुष वर्ग में रहते हुए एक मर्यादा स्थापित करते हुए सारे इस चीज़ों को, संस्कृतियों को समेटते हुए पारिवारिक मूल्यों का एक संदेश दिया। इसीलिए उन्हें जो है राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी जाती है। तो राम नगरी केवल राम मंदिर बनाने से या भव्यता से, नव्यता से नहीं, केवल दीपदान जलाने से ऐसा का नहीं होगा। वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाना सरकार की, योगी सरकार और मोदी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो साल 2023 का आज आखिरी दिन है, कल नया साल है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।